जय हिंद। नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं आप शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरे बने योग से लगे होंगे। तो आपके यूपीएससी एग्जाम में अब सिर्फ 30 से 35 दिन का समय बचा है। आपका एग्जाम 14-15 मार्च 2026 को होना है, यानी लगभग आज से 5 हफ्ते का समय बचा है आपके पास। अगर आपने यूपी होमगार्ड का फॉर्म भरा होगा तो उसका एग्जाम 25, 26, 27 अप्रैल को होना है। आज से लगभग 70 से 77 दिन बचा है। अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा होगा तो उसका एग्जाम 8, 9, 10 जून को होना है, यानी उसका एग्जाम होने में लगभग 120 का समय आपके पास बचा है। अभी आपके सामने यूपीएससी का एग्जाम है, तो इस वीडियो में हम लोग राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और साइंस और जनरल स्टडीज के वे क्वेश्चन जो बार-बार पूछे जाते हैं और लेटेस्ट क्वेश्चन जितने भी प्रश्न आपके अभी यूपीपीएससी 2025 में, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 में और यूपीएसआई 2021 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। इन प्रश्नों को आप एक बार सॉल्व करके देखिएगा। यहाँ से प्रश्न हो सकता है सीधे एग्जाम में आपके पूछे जाए। तो विदाउट टाइम वेस्ट करते ही चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए सर, पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि नगर पालिकाओं में सीधे चुनाव से आने वाले कुल सदस्य संख्या का कितना स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है? नगर पालिकाओं में सीधे चुनाव से आने वाले कुल सदस्य संख्या का कितना स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है? इसका आंसर आपको बताना है। तो याद रखिएगा, 74वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नगर पालिकाओं में सीधे चुनाव से आने वाले कुल सदस्य संख्या का एक तिहाई, कुल सदस्य संख्या का एक तिहाई जो स्थान है वह महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगला प्रश्न बताइए कि किस अनुसूची में संघ राज्य और समवर्ती सूची का उल्लेख मिलता है? तो सातवीं अनुसूची में संघ राज्य और समवर्ती सूची का उल्लेख मिलता है। अनुसूची से प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि पहले अनुसूची में क्या है। पहले अनुसूची में भारत राज्यों का संघ है, यह उल्लेखित है। दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ता है। तीसरी अनुसूची में शपथ है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन से संबंधित है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। छठी अनुसूची आपका जो है पूर्वोत्तर के जो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उससे संबंधित है। और सातवीं अनुसूची आपका क्या हो जाएगा? सातवीं अनुसूची हो जाएगा संघ राज्य और समवर्ती सूची का उल्लेख मिलता है। देखिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट अनुसूची आती है, एक आती है अवशिष्ट, है ना? एक अवशिष्ट सूची आती है जिसमें साइबर, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा से भी संबंधित है, ठीक है? समवर्ती सूची, राज्य सूची, समवर्ती में आ जाएगा केंद्र और राज्य दोनों। केंद्र में वे सूची, केंद्र में कौन-कौन से विषय आते हैं ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो केंद्र में जैसे आपका सेना आ जाता है, जनगणना आ जाता है, बैंक, रेल, डाक, ये सारे केंद्र में आते हैं। राज्य सूची में आपका कृषि, पुलिस, प्रशासन, लोक स्वास्थ्य, पंचायती राज, ये आपके राज्य सूची में आते हैं। समवर्ती सूची में आपके जैसे कि वन आ गया, शिक्षा आ गया, नियोजन आ गया, है ना? परिवार नियोजन आ गया, ये आपके समवर्ती सूची में आता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची में आपका ये प्रश्न बार-बार पूछा जाता है कि अवशिष्ट सूची में कौन से विषय आएँगे? तो अवशिष्ट सूची में वे विषय आएँगे जो आपके केंद्र सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, है ना? जैसे आपकी साइबर हो गया, जो उस समय जब सूचियाँ बनी थी, संशोधन हुआ था, उस समय भी ये सारी चीज़ें नहीं थी। साइबर नहीं था, अंतरिक्ष, है ना? परमाणु ऊर्जा, इसके विषय में किसमें बात की गई है? तो अवशिष्ट अवशिष्ट सूची में बात की गई है, ठीक है? तो 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में आपका केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का जो बँटवारा है, उन सूचियों की बात की गई है। 8वीं सूची की बात करें तो 8वीं सूची में 22 भाषा है ना? मूल संविधान में कितनी भाषा थी बताइए? 14 भाषा थी, बाद में संशोधन होते हुए वर्तमान में अभी तक 22 भाषा है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची में आपका 10 दल बदल कानून है ना? और 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। तो ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं कि किस अनुसूची में कौन-सा विषय शामिल है। चलिए अगले प्रश्न का आंसर बताइए कि 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसमें पूछ रहा है कि 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आपको बताना है। देखिए यूपी पीसीएस 2025 में पूछा है कि 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे प्रोफेसर प्रोफेसर एएम खुसरो। कौन थे? प्रोफेसर एएम खुसरो, है ना? एएम प्रोफेसर एएम खुसरो। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ये वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष की अगर हम मतलब वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। चलिए अगले प्रश्न का आंसर बताइए कि नेपाली, डोगरी, बोडो और भोजपुरी में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो भोजपुरी जो भाषा है, ये जो आपके सामने लिखा है भोजपुरी, है ना? ये जो भोजपुरी भाषा है ये आपका 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अगला बताइए, 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता या फिर कहिए उसको पंथ निरपेक्षता और
अखंडता, है ना, सपा, ऐसे करके याद रख लीजिए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, है ना। अगला बताइए, कह रहा है कि किस संस्थान का मुख्य कार्य राष्ट्रीय विकास की रणनीतियां तैयार करना है? किस संस्थान का मुख्य कार्य राष्ट्रीय विकास की रणनीतियां तैयार करना है? तो नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में आपने सुना होगा। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पे आया था, है ना। तो नीति आयोग का कार्य क्या है? राष्ट्रीय विकास रणनीतियां तैयार करना। अगला बताइए, राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस कानून के तहत की जाती है? तो राज्यों में मानवाधिकार जो कानून की स्थापना की जाती है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, है ना। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत की जाती है। अगला देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर की जाती है भाई साहब राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आप संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणियों को लाएंगे? आप संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणियों को लाएंगे? तो भाग 3 में। मौलिक अधिकार किसमें संबंधित है? मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अगला प्रश्न बताइए, उर्दू, अंग्रेजी और तमिल में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा है। उर्दू, अंग्रेजी और तमिल में से कौन सी ऐसी भाषा है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? अंग्रेजी। कौन सा हो जाएगा? अंग्रेजी। देखिए, शुरुआत में 1950 में मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी? सिर्फ 14 भाषा थी। और वर्तमान में कितनी भाषा है? वर्तमान में 22 भाषाएं, है ना। तो 3 संविधान संशोधन के माध्यम से अन्य भाषाएं जुड़ती हैं। 3 संविधान संशोधन को आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार-बार पूछे जाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? एक होता है आपका 21वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में। कब होता है? 1967 में, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है। अगला होता है 21 के बाद आप डायरेक्ट याद रखेंगे 71। 71वां संविधान संशोधन कब होता है? 1992 में। कब होता है? 1992 में। इसमें 3 भाषा जोड़ी जाती है, नमक। 3 भाषा जोड़ी जाती है, नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी। नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी। और इसके बाद अगला एक संविधान संशोधन होता है 92वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 92वां संविधान संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन सन 2003 को। इसमें 5 भाषा जोड़ी जाती है, 5 एमबीडीएस। एमबीडीएस 4 भाषा जोड़ी जाती है, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। मैथिली, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली, है ना। तो ये 4 भाषाएं 92वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से जोड़ी जाती है। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? तो मूल संविधान में 14 भाषा थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित है? पिछड़े वर्ग से। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा भाई साहब? हो जाएगा अनुच्छेद 340। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? आर्टिकल 340 हो जाएगा। आर्टिकल 340 पिछड़े वर्ग से संबंधित है। अगला बताइए। अगला आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 किस अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14 से 18 तो आर्टिकल आपको याद ही होगा, है ना, अच्छे तरीके से। तो आर्टिकल 14 से 18 किससे संबंधित है बताइए? यह संबंधित है समता के अधिकार से। किससे संबंधित है? समता के अधिकार से। समता के अधिकार से आर्टिकल 14 से 18 किससे संबंधित है? आर्टिकल 14 से 18 किससे संबंधित है? समता के अधिकार से संबंधित है। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को किसने डिजाइन किया था? भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को किसने डिजाइन किया था? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा है, तो किसने किया था बताइए? नंदलाल बोस ने किया था। किसने किया था? नंदलाल बोस। नंदलाल नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारे जो डिजाइन बनाई गई थी, किसने बनाया था? नंदलाल बोस ने बनाया था। अगला देखिए। अगला आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? कौन सी अलग करती है आपको बताना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जो राज्यसभा होती है ना, ये जो राज्यसभा होती है, ये इसको विधान परिषद से अलग करने की एक प्रमुख विशेषता होती है कि इसकी जो स्थायी प्रकृति होती है, इसकी संवैधानिक जो प्रकृति होती है, वे होती है। अगर हम आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें कि देखिए, जो राज्यसभा होती है ना, वो कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, जबकि विधान परिषद को संसद के द्वारा या फिर विधानसभा के द्वारा जो प्रस्ताव होता है ना, उस प्रस्ताव पर उसे बनाया भी जा सकता है और उसे बिगाड़ा भी जा सकता है। ठीक है, किसको? विधान परिषद को। तो वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? बताइए कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,
और कर्नाटक और महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से अपनाए गए हैं। तो ये काफी फेमस क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है। कहाँ से लिया गया है? आपका लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। अगला देखिए, अगला आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन का नामांकन समाप्त कर दिया? एंग्लो इंडियन का नामांकन समाप्त कर दिया, ये आपसे पूछ रहा है। तो किस संविधान संशोधन ने? किस संविधान संशोधन? देखिए, संविधान जो संशोधन है वहां से भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, खासतौर पे 100 के बाद से। तो 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन का जो पद होता था उनका नामांकन समाप्त कर दिया गया। अब 100 के बाद से जो संविधान संशोधन पूछा है, अभी तक मान लीजिए टोटल 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं ना। तो 101 से लेकर 106 तक आपको याद रखना है। एक बार मैं रिपीट करके आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, जो 101 संविधान संशोधन होता है, 102 होता है, 103 होता है, 104, 105, 106। क्या आपको याद है? बताइए, क्या आपको याद है? एक बार रिवीजन कर लीजिए फटाफट। तो देखिए, जो 101वां संविधान संशोधन है उसमें क्या है? आप जीएसटी देंगे। क्या देंगे? जीएसटी देंगे, ठीक है। तो आप दक्षिणा देंगे, तो ऐसे समझ लीजिए 101 दक्षिणा देते हैं ना, तो उसमें जीएसटी मान के चलिए, ठीक है। 101 संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है। 102 जो संविधान संशोधन है ये आपका ओबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, है ना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये पिछड़ा वर्ग आयोग याद रखिएगा, पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग याद रखिएगा। इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 102वां संविधान संशोधन के माध्यम से। 103रा संविधान संशोधन की अगर हम बात कर ले, 103रा संविधान संशोधन की बात कर ले, तो 103रा संविधान संशोधन में ईडब्ल्यूएस को 10% ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। किसमें? 103वां संविधान संशोधन में। 104वें संविधान संशोधन की अगर हम बात कर ले, तो 104था जो संविधान संशोधन है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें जो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए आरक्षण को 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया। एससी एसटी आरक्षण को 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया। और क्या पूछा है? और इसमें एक और इम्पोर्टेंट जो हम अभी आपको बताएं कि उसमें एंग्लो इंडियन का जो पद था उसको भी समाप्त कर दिया गया। एससी एसटी एससी एसटी के पद को 10 वर्ष और भी बढ़ा दिया गया। और एंग्लो इंडियन की जो पद है, एंग्लो इंडियन जो कि प्रश्न भी पूछा है आपसे, एंग्लो इंडियन के पद को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। अब 104 हो गया। 105वां संविधान उन्होंने क्या कहा है? इसमें जो है कि जैसे ओबीसी का जो सर्टिफिकेट बनता है ना, वो पहले केंद्र के द्वारा बनता था। अब उसको जो अधिकार है वह राज्य सरकारों को दिया गया है ना। अब राज्य सरकारों को ओबीसी की जो सूची अधिसूचित करने की व्यवस्था दे दी गई, शक्ति दे दी गई है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। यानी जो ओबीसी जब सर्टिफिकेट है, अब कौन जारी कर पाएगी? राज्य सरकार ही जारी कर पाएगी, राज्य सरकार ही जारी कर पाएगी। इस प्रकार याद रख लीजिए। और 106वां संविधान संशोधन क्या है? 106वां, तो 106वां संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। ये होमगार्ड के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है। इसमें क्या गया है? इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई, ठीक है। तो ये संविधान संशोधन आपको याद रख लेना है। चलिए, याद भी होगा आपको बहुत लोगों को। अगला देखिए, अगला आपसे पूछ रहा है कि कहाँ गया? कौन सा पोर्टल नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय में क्यूआर कोड ई पास के लिए अनुरोध करने की अनुमति देता है? कौन सा पोर्टल नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय में क्यूआर कोड ई पास करने की अनुमति देता है? कौन सा कोड हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सुस्वागतम पोर्टल। कौन सा हो जाएगा? सुस्वागतम पोर्टल, सुस्वागतम, सुस्वागतम पोर्टल, है ना। जो सुस्वागतम पोर्टल है, ये आपका क्यूआर कोड ई पास के लिए अनुमति मतलब करने के लिए अनुरोध करने की अनुमति देता है। अगला बताइए, अगला अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आर्टिकल 75 हो जाएगा, आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 हो जाएगा। अगला देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है, बीवी, है ना। एक, चलिए पहले इसका आंसर बताइए। कह रहा है कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून का उद्देश्य क्या गारंटी देना है? क्या गारंटी देना है? यूपी पेट 2023 में पूछा है, क्या गारंटी देना है बताइए। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून का अब नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अब नाम बदलकर कर दिया गया है भारत जी राम जी, यानी कि बीवी जी राम जी। क्या कर दिया गया है? बीवी जी, बीवी जी राम जी, वीवी जी राम जी कर दिया गया है। यानी
भारत जी राम जी कर दिया गया है। इस व्यवस्था के तहत क्या होगा, इस व्यवस्था के तहत जो रोजगार मिलता था वो पहले कितने दिन का मिलता था, वो पहले 100 दिन का मिलता था। अब कितने दिन का मिलेगा, अब मिलेगा आपका 125 दिन का। कितने दिन का मिलेगा, अब 125 दिन का मिलेगा। अब पहले जो भुगतान होता था ना, वो जो भुगतान होता था पहले 15 दिन होता था, 15 दिन पर होता था। अब 15 दिन हटाकर अब हफ्ते में, है ना, साप्ताहिक भुगतान करने की व्यवस्था कर दी गई है। ये चीज याद रखिएगा। तो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून का उद्देश्य क्या था, हाँ इसका उद्देश्य बता दीजिए। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था राइट टू वर्क। क्या उद्देश्य था, राइट राइट टू वर्क, राइट टू वर्क। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है उसे अधिकतम कितने माह के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। जो व्यक्ति संसद का सदस्य ही नहीं है उसे अधिकतम कितने माह के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। कितने माह में, 6 माह में। कितने माह में, 6 माह में, 6 महीने में, है ना, याद रखिएगा 6 माह में। चलिए अगला बताइए, कह रहा है कि वर्ष 1947-49 तक भारत सरकार अधिनियम अधिराज मंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा से, किस धारा के तहत कानून बनाया। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। किस धारा, धारा 100 के तहत। किस धारा के तहत, धारा 100 के तहत, धारा 100 के तहत इन्होंने जो है कानून बनाया। अगला बताइए, अगला आपसे पूछ लिया है कि उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। चलिए बताइए, ये भी यूपी ट्रिपल एस पेट 2023 में पूछा है। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का है। बताइए, देखिए ऐसा सारे प्रश्नों को आप क्या कर, आपको अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है कि जैसे मान लीजिए प्रश्न है, ठीक है, ये चला, इसको आप बस वीडियो नहीं देखना है। वीडियो देखेंगे तो अभी मान लीजिए आज तक याद रहेगा, कल तक याद रहेगा, ठीक है, बट आप इसको भूल जाएंगे। आप इसको कॉपी में लीजिए और अपने से भी खुद एक बार गलत ही टिक करिए, गलत ही लिखिए, लेकिन एक बार लिखिए, लिखने का ट्राई करिए, ठीक है। गलत करेंगे तभी तो सही होगा, है ना। जब गलत ही नहीं करेंगे तो सही कैसे होगा। तो इस तरीके से आप जैसे प्रश्न पढ़ रहे हैं, आप अपने वीडियो इधर देखते रहिए, पेन उधर चलाते रहिए अपने रफ में, है ना। इस तरीके से करिए तो ज्यादा इफेक्टिव साबित होगा और आपको लॉन्ग टर्म में याद भी रहेगा। तो उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर है। कौन सा उच्च न्यायालय हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कलकत्ता। अंडमान निकोबार साइड कलकत्ता ही होगा। क्या हो जाएगा, कलकत्ता, ठीक है, याद रखिए कलकत्ता। अगला बताइए, पंचायती राज संस्थाओं के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन पूछ रहा है कि यह कब पारित किया गया, पारित पूछ रहा है ना, कब पारित किया, 1992 में, 1992 में पारित किया गया था। अगला देखिए, अगला आपसे पूछ रहा है कि वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था। कौन सा अधिनियम हो जाएगा बताइए, कौन सा अधिनियम हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अधिकारों का बिल। कौन सा अधिनियम था, अधिकारों का बिल था ना, अधिकारों का अधिकारों का बिल था, अधिकारों का बिल था। अगला देखिए, अगला पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है बताइए। मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करेगा आर्टिकल 167, आर्टिकल 167। अगला बताइए, अगला आपसे पूछ रहा है कि और विकास लोकतंत्र और विकास हेतु पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था। लोकतंत्र और विकास हेतु पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार के लिए किस समिति का नियुक्त किया था, किस समिति को नियुक्त किया गया था। तो कौन सी समिति थी भाई साहब, कौन सी समिति थी, तो थी एल.एम. सिंघवी समिति। कौन सी समिति थी, एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, है ना। तो इस प्रकार प्रश्न याद रखिए कि आपको ऑप्शन की भी नीड ना पड़े और आप फटाफट क्वेश्चन का आंसर देते हुए आगे बढ़ते चलिए। अगला बताइए, अगला अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। देखिए 2022 में पूछा है, ऐसे प्रश्न पूछा है, तो ऐसे प्रश्न आप जल्दी पढ़ेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, है ना। तो इस माध्यम से आप यहाँ पे याद कर लीजिए। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, 6 न्यायाधीशों की। कितने न्यायाधीशों की, 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। अगला बताइए, अगला आपसे पूछ रहा है कि वे कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। वे कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखने चाहिए। वे कौन से आदर्श हैं, तो आपके वही है, नीति निर्देशक सिद्धांत, है ना। नीति निर्देशक डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी, डीपीएसपी नीति निर्देशक सिद्धांत है। चलिए अगले प्रश्न का आंसर बताइए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। बहुत सा इजी क्वेश्चन है।
चलिए हम एक लाइन में आपसे पढ़ेंगे, एक लाइन में आप आंसर बताते हुए फटाफट आगे बढ़िए, ठीक है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, किस भाग में किया गया है बताइए। भाग 4 के ए में, है ना। भाग 4 के ए में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है। अनुच्छेद 343 किसके बारे में बताइए। तो अनुच्छेद 343 संघ की राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं, संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा से संबंधित है। अगला बताइए, वह कौन सा अनुच्छेद है जो धन विधेयक को परिभाषित करता है। वह कौन सा अनुच्छेद है जो धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो धन विधेयक 110, आर्टिकल नंबर 110। भारतीय संविधान के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है। तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, ये आपका प्रेरित था किससे। ये आपका प्रेरित था आयरलैंड से। अभी जस्ट आपको बताया, आयरलैंड हो जाएगा, ठीक है, आयरलैंड हो जाएगा। अगला देखिए, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में। बहुत इजी सा क्वेश्चन, वाक, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार, बताइए कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 याद रखिएगा। वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। संसदीय कार्यप्रणाली में संसदीय कार्यप्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं आप बताइए। ये आपका उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के, ठीक है, लोकसभा के हमें पता है, आपको ज्ञात होगा, हमें पता है आपको प्रश्न आ रहा होगा। बट एक बार फास्ट रिवीजन करते हुए, अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप स्पीड में कर लीजिए, ठीक है, 2x स्पीड में इसको फटाफट करके कंप्लीट कर लीजिए। भारतीय संविधान नागरिकता का स्वरूप कैसा है। भारतीय संविधान नागरिकता का स्वरूप कैसा है। तो नागरिकता, भारतीय संविधान का जो नागरिकता है वह कैसा है। वह एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है, एकल, है ना, एकल, वह एकल नागरिकता है भारतीय संविधान। अमेरिका का बताइए कैसा है। अमेरिका का बता दीजिए, ब्रिटेन का बता दीजिए। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं। कितने स्तर हैं, 3 स्तर हैं, 3 स्तर है ना। पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं, 3 स्तर हैं। 3 स्तर पंचायती राज किसने मतलब किसने लाया था, बलवंत राय मेहता ने, है ना। तो कितने स्तर हैं, 3 स्तर है, 3 स्तर लिख रहा हूँ, 3 स्तर याद रखिएगा, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको एकदम से नहीं पता है, तो उनके लिए भी भाई लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, ठीक है। अगला देखिए, जेल और दंड प्रक्रिया संहिता में से क्या भारत के संविधान की राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। जेल और दंड प्रक्रिया संहिता में क्या भारत के संविधान की राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। क्या भारत के संविधान के राज्य सूची में सम्मिलित है। तो उसमें जो ऑप्शन था पेट में, तो उसमें ऑप्शन था दंड प्रक्रिया संहिता एक था, ठीक है, वो जो है सम्मिलित नहीं था, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता था। चलिए अगला देखिए, अर्धसंघीय और प्रतिबंध अर्धसंघीय और प्रतिबद्ध न्याय तंत्र में भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है। तो इसमें देखिए, ये भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी काम होगा। तो इसमें कौन सा नहीं था, उसमें था आपका एक प्रतिबद्ध न्याय तंत्र ही था। अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। कौन सा संविधान, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा बताइए। अनुच्छेद 40 होगा ना। ग्राम पंचायत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। आर्थिक न्याय कौन प्रदान करता है, तो आर्थिक न्याय प्रदान करता है नीति निर्देशक सिद्धांत, है ना, नीति निर्देशक सिद्धांत प्रदान करता है, यूपीएससी प्रदान करता है। अगला देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज का विचार किसने रखा था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था बताइए, किसने रखा। अभी जस्ट हम आपको बताएं, अभी जस्ट बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। अगला बताइए, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस सूची में शामिल है। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस सूची में शामिल है, किस सूची में शामिल है, इसका आंसर आपको बताना है। तो किस सूची में शामिल है, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आपका राज्य सूची में आएगा। किसमें आएगा, राज्य सूची में आएगा, राज्य सूची में आएगा, राज्य सूची में आएगा। अगला देखिए, अगले प्रश्न का आंसर बताइए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की नींव जो है किस भाग के अंतर्गत रखी गई है। नींव किस भाग के अंतर्गत रखी गई, किस भाग के अंतर्गत रखी आपका जो है ये रखी गई निर्देश सिद्धांत के अंतर्गत, ठीक है। चलिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद से संबंधित है। आपका यह 21 के ए से,
21 के ए से संबंधित है। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? भारत के कौन सा ऐसा संविधान है, मतलब भारत के संविधान में कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें अल्पसंख्यकों के हित निहित है? अल्पसंख्यकों के हित निहित है, अल्पसंख्यकों के हित निहित है, बताइए कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29, ठीक है। आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हित निहित है ना, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए आपके यूपीएससी में पूछा है, आपके सीधे-सीधे यूपीएससी में पूछा है। अब तो आपके दोनों कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि ऐसे-ऐसे प्रश्न पूछा है और ऐसे ही प्रश्न रिपीट भी करेगा। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के अध्यक्ष कौन होते हैं? और आप हमें ये बताइए, किसी का भी मॉक लगाए होंगे आप, इसमें बताइए ये प्रश्न आपको मिला होगा? बताइए, अगर मिला होगा भी तो आपको क्या अभी याद है? बताइए, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं आपके भारत के प्रधानमंत्री होंगे, है ना? भारत के प्रधानमंत्री होंगे। देखिए है ऐसा प्रश्न, बट इजी सा आंसर है। अगला देखिए, लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन दे दिए राष्ट्रपति होंगे, गृह मंत्री होंगे, इस तरीके की अगर बात की जाए तो वहाँ पे आप जरूर कंफ्यूज होंगे। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास में है। भारत के राष्ट्रपति के पास में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा का निर्देश देता है? ये देखिए यूपी पुलिस एसआई 2021 में पूछा है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की जो सुरक्षा देता है आपका देता है आर्टिकल 49, आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया। किस संपत्ति के अधिकार को, मतलब किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो आ जाएगा एकदम इजी सा क्वेश्चन, 44वां संविधान संशोधन, है ना? आपने अच्छे से पढ़ा ही होगा, 42वां तो पढ़ा ही है, 44वां भी पढ़ा होगा। अगला बताइए कि किस संशोधन, किस न्यायाधीश ने भारत में जनहित याचिका का मार्ग प्रशस्त किया? किस न्यायाधीश ने भारत में जनहित याचिका का मार्ग प्रशस्त किया? किसने किया? आंसर बताइए। तो याद रखिएगा, दो नाम आपको याद रखना है, जनहित याचिका संबंधित दो नाम आपको अच्छे तरीके से याद में रख लेना है, गांठ बांध करके रख लेना है। एक है पीएन भगवती। कौन है? पीएन, पीएन भगवती, पीएन भगवती। और एक है वी आर कृष्ण अय्यर, वी आर कृष्ण अय्यर, वी आर कृष्ण अय्यर, ठीक है। तो ये पीएन भगवती और वी आर कृष्ण अय्यर ने, इनको पीआईएल जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। सन 1980 ईस्वी में, सन 1980 ईस्वी के दशक में इन्होंने गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के लिए न्याय सुलभ बनाने के लिए, ठीक है, लोकस स्टैंडी नामक नियम को शिथिल करके इस व्यवस्था की शुरुआत की थी। चलिए अगला बता दीजिए। अगला अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में निष्क्रिय, अच्छा ये और बचा है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम किससे संबंधित है भाई साहब? यूपी पुलिस एसआई 2021 में पूछा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम किससे संबंधित है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम किससे संबंधित है? देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को एनएसए यानी कि ये 1980 रासुका भी कहा जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए को रासुका भी कहा जाता है। यह 27 दिसंबर 1980 को लागू होता है। कब लागू होता है? यह लागू होता है 27 दिसंबर, 27 दिसंबर 1980, 27 दिसंबर 1980 को यह लागू होता है। इसमें पूछ रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यह किससे संबंधित है? यह एक निवारण निरोध कानून है। क्या है? एक निवारण निरोध कानून है जो सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या फिर आवश्यक सेवाओं के रखरखाव के लिए किसी व्यक्ति को बिना आरोप के, किसी व्यक्ति को बिना आरोप के 12 महीने के लिए हिरासत में रखने का अधिकार देता है। अगला बताइए, अगला आपसे पूछ रहा है कि भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु को किस मामले में वैध माना है? भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु को किस किस मामले में वैध माना है? याद रखिएगा, एक फेमस था मामला, कौन सा किनका मामला था? वो मामला था अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ, 2011 का मामला था। उसमें यह था कि जो लाइलाज बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को सम्मान के साथ जो मरने का अधिकार है, वो आर्टिकल 21 के तहत लिविंग विल यानी कि अग्रिम चिकित्सा देने का निर्देश देने का अधिकार देती है, ठीक है। तो भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु किस मामले में वैध बताया गया है? तो अरुणा शानबाग बनाम भारतीय संघ, अरुणा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अरुणा शानबाग याद रखिएगा बनाम भारत संघ, बनाम भारत संघ,
ठीक है, याद रखिएगा। अगला बताइए, कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन, 61वां 61वां संविधान संशोधन है ना? कौन सा हो जाएगा? 61वां संविधान संशोधन 1988 के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान की जो आयु है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ये तो आपको पता होगा। आर्टिकल बता दीजिए कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल था 326, 326। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद में रख लेना है। चलिए अगला बताइए। अगला आपसे पूछ रहा है कि कौन सा अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधायिका के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? यूपीएसआई 2021 में पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायिका के, राज्य विधायिका के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? राज्य विधायिका के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 112 नहीं होगा, अनुच्छेद 202 होगा। यहाँ पे बहुत सारी गलतियां हो जाती है, अधिकतर लोग 112 कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आर्टिकल 202 हो जाएगा। देखिए, जो अनुच्छेद 202 है यह राज्य विधायिका के वार्षिक वित्तीय विवरण को बताता है, जबकि अनुच्छेद 112, जो अनुच्छेद 112 है यह आपका केंद्रीय बजट है ना, संसद के केंद्रीय बजट से संबंधित है। अगला बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, कौन सा भाग हो जाएगा? भाग हो जाएगा 15, भाग 15 हो जाएगा। अगला बताइए, किस मामले में किस मामले में किस मामले में आईपीसी 1860 की धारा 497 को हटाकर व्यभिचार को अपराध से मुक्त किया गया? किस मामले में आईपीसी 1860 की धारा 497 को हटाकर व्यभिचार को अपराध से मुक्त किया गया? बताइए। ये इनका एक मामला था जोसेफ साइन वर्सेज भारत संघ। साइन जोसेफ जोसेफ साइन बनाम भारत संघ, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। ठीक है, याद रखिएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को पूछ राज्य निर्वाचन आयुक्त पूछ रहा है, तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल नहीं, राज्यपाल। ठीक है, चलिए अगला देखिए। समाजवादी शब्द किस वर्ष समाजवादी शब्द किस वर्ष भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया? अभी जस्ट आपको बताया। ठीक है, सपा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये तीन शब्द जोड़े जाते हैं 1976 में। 1976 में किस प्रख्यात न्यायविद और किस प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ ने उद्देशिका को संविधान का पहचान पत्र कहा? संविधान का पहचान पत्र किसने कहा? बताइए, किसने कहा? तो याद रखिएगा, एन ए पालकी वाला ने। किसने कहा? एन ए एन ए पालकी वाला, एन ए पालकी वाला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारतीय संसद की प्राक्कलन समिति में शामिल कौन है? भारतीय संसद की प्राक्कलन समिति में कौन शामिल है? प्राक्कलन समिति में कौन शामिल है? तो प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य शामिल हैं, केवल लोकसभा के सदस्य शामिल हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आंसर बताइए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किस संशोधन ने एक नया निर्देशक तत्व को जोड़ा जो पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का निर्देश देता है? किस संशोधन ने एक नया निर्देशक तत्व को जोड़ा जो पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का निर्देश देता है? तो आपका इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो जाएगा वही 42वां, ये संशोधन, हाँ, वो संशोधन पूछा है तो 42वां संवैधानिक संशोधन के तहत पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का निर्देश दिया जाता है। आरटीआई एक्ट 2005 की किस धारा के तहत प्रावधान किया गया कि सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा? इसमें धारा 3 आ जाएगा। कौन सी धारा आएगा? धारा 3 आएगा, धारा 3 आएगा। ठीक है, आधार संख्या आधार संख्या को अच्छा जी, आधार संख्या को देखिए, यूपीएससी में पूछा है, आधार संख्या को पैन कार्ड से जोड़ने की अनिवार्यता को किस मामले में चुनौती दी गई? किस मामले में चुनौती दी गई? एक इंपॉर्टेंट ये मामला था विनय विश्वम बनाम भारत संघ। विनय विनय विश्वम विनय विश्वम विनय विश्वम बनाम भारत संघ, है ना? तो विनय विश्वम बनाम भारत संघ के मामले में आधार संख्या को पैन कार्ड से जोड़ने की अनिवार्यता को चुनौती दी गई थी। अगला देखिए, अगला आपसे पूछ रहा है कि किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार आदर्श आचार संहिता पेश की गई? किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार आदर्श आचार संहिता पेश की गई? कहाँ पे किया गया था? किया गया था केरल में। कहाँ किया गया था? केरल में, है ना? केरल में आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगला आपसे पूछ रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा
केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत पर्यावरण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा सकती हैं? केंद्र सरकार के द्वारा किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत पर्यावरण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा सकती हैं? याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आ जाएगा, है ना? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ही आएगा 1986। अगला देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को संसद द्वारा कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। सिर्फ 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को संसद के द्वारा 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। किस अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में देश से बाहर जाने का अधिकार और देश में वापस आने का अधिकार निहित है? चलिए अनुच्छेद बताइए, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। किस अनुच्छेद में क्या निहित है कि देश से बाहर जाने का अधिकार और देश से वापस आने का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में राज्य की विधायिका के निलंबित या भंग होने पर संसद राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति किसको सौंप सकती है? राज्य की विधायिका के निलंबित या भंग होने पर संसद राज्य के कानून बनाने की शक्ति किसको सौंप सकती है? किसको सौंप सकेगी? राष्ट्रपति को। किसको सौंप सकेगी? राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को सौंप सकेगी। अगला देखिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत मानवाधिकार परिभाषित है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस धारा के तहत मानव अधिकार परिभाषित है? तो किस के तहत ये आपका परिभाषित है? धारा 2 के डी के तहत, है ना? धारा 2 के डी के तहत। अगला देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को किसको एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो किसको करता है? राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को, है ना? याद रखिएगा। किस मामले में यह माना गया था कि न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना जबरन एक मजदूरी का प्रकार है? किस मामले में यह माना गया था कि न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना जबरन मजदूरी का एक प्रकार है? कौन सा मामला था? बहुत इंपॉर्टेंट मामला था, PUDR मामला बनाम भारत संघ, है ना? PUDR मामला बनाम भारत संघ वर्सेज भारत संघ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला से पूछ रहा है कि किस वर्ष में आचार संहिता पहली बार केरल में राज्य विधानसभा चुनाव से पहले पेश की गई थी? किस वर्ष में आचार संहिता पहली बार केरल राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले पेश की गई थी? देखिए यूपीएससी 2021 में प्रश्न पूछा गया है। देखिए यही सारे प्रश्न लोग करके सही करके यूपीएससी आज दरोगा के पद पे चयनित हैं। तो आपको बताना है कि किस वर्ष में आचार संहिता पहली बार केरल में राज्य विधानसभा चुनाव से पहले आयोजित की गई थी? तो वर्ष 1960 में। वर्ष 1960 में। अगला देखिए, किस विवाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किस विवाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार मूल और अनन्य है? मूल और अनन्य है। तो इसमें कौन सा विवाद आएगा? इसमें विवाद आएगा केंद्र और राज्य विवाद। केंद्र केंद्र व राज्य विवाद। केंद्र व राज्य विवाद। अगला देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो जो न्याय की अवधारणा है ये आपका रूस की क्रांति से ली गई है। कहाँ से ली गई है? रूसी क्रांति से। रूसी क्रांति से ली गई है। अगला देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा किस कानून को निरस्त किया गया था? तो इसमें किस कानून को निरस्त किया गया था आपको बताइए। एक इंपॉर्टेंट आया था, एक एफआई अधिनियम करके था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस शक्ति के द्वारा किसी भी व्यक्ति द्वारा संबोधित पत्र को रिट में परिवर्तित कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय किस शक्ति के द्वारा किसी भी व्यक्ति द्वारा संबोधित पत्र को रिट में परिवर्तित करता है? मतलब जो संबोधित पत्र है उसको रिट में परिवर्तित कर सकता है किसके माध्यम से? पत्रात्मक अधिकार क्षेत्र के माध्यम से। पत्रात्मक अधिकार क्षेत्र के माध्यम से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला बात कर लेते हैं, कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करता है? कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करता है? कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा बताइए? कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 358 और 359। अनुच्छेद 358 एंड 359। 359 हो जाएगा। अगला बताइए, कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाएगा? कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाएगा? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 जो है स्वतः निलंबित हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल की अगर घोषणा होती है। किसी राज्य का महाधिवक्ता का पद जो होता है, किसी राज्य के महाधिवक्ता का पद किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? किसके प्रसाद किसके
प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है। राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता संबंधित राज्य के राज्यपाल से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से, यानी इसका जो है राज्य के महाधिवक्ता का जो पद होता है ना, इसका जो कर्ता धर्ता कौन होता है? राज्यपाल ही होता है। भारतीय संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? टोटल 12 अनुसूचियां हैं। मूल में कितनी थी? 1950 में मूल में 8 अनुसूचियां थी, है ना। तो अनुसूचियों के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं। अगला देखिए, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? तो इसमें डाला गया है आर्टिकल 246 का ए, आर्टिकल 246 का ए। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो एक्सपेक्टेड पेपर सीरीज अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। उसमें एक प्रश्न के पीछे 5 से 7 प्रश्न अच्छे तरीके से कराए गए हैं विथ डिटेल, है ना। तो अगर इसमें वन लाइनर शॉर्ट टाइम रिवीजन के लिए अगर डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ना है तो अभी टाइम है, आप उसको अच्छे तरीके से आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? डाला गया है 246 का ए, 246 का ए डाला गया है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति करेंगे। चलिए अब अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था में फटाफट क्वेश्चन का आंसर बताइए, फटाफट क्वेश्चन का आंसर बताइए। अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन को किसके स्थान पर लॉन्च किया गया था? ये आपका पूछा है यूपीपीसीएस 2025 में। तो किसके स्थान पर लॉन्च किया गया था? इसको आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया था, है ना। प्रश्न आपने अगर एग्जाम दिया होगा तो आपको अच्छे तरीके से याद भी होगा। बताइए, अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन को किसके स्थान पे लॉन्च किया था? किसके स्थान पे लॉन्च किया गया था? तो लॉन्च किया गया था जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, ठीक है, JNNURM के द्वारा अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन को लॉन्च किया गया था। चलिए अगला बताइए, पूछ रहा है कि सतत विकास लक्ष्य 1 का क्षेत्र क्या है? सतत विकास लक्ष्य 1 का क्षेत्र क्या है? यह आपका गरीबी के सभी रूपों को खत्म करना, गरीबी के सभी रूपों को खत्म करना, गरीबी के गरीबी के सभी रूपों को गरीबी के सभी रूपों को खत्म करना, है ना, खत्म करना, याद रखिएगा। तो सतत विकास लक्ष्य का एक का क्षेत्र है। अगला देखिए, अगला आपसे पूछ रहा है कि पूर्वोत्तर के लिए महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबी किसके द्वारा शुरू किया गया है? पूर्वोत्तर के लिए महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी किसके द्वारा शुरू किया गया? आपका शुरू किया गया है MSME मंत्रालय के द्वारा, MSME मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला बताइए, UNDP के द्वारा पहली मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? आपका प्रकाशित की गई थी वर्ष 1990 में। कब प्रकाशित की गई थी? वर्ष 1990 में प्रकाशित की गई थी। किस समिति ने गरीबी आकलन के लिए राज्य विशिष्ट मूल्य सूचकांकों के उपयोग की सिफारिश की? किस समिति ने गरीबी के आकलन के लिए राज्य विशिष्ट मूल्य सूचकांकों के उपयोग की सिफारिश की थी? किसने की थी बताइए? किसने की थी? लकड़वाला समिति ने, लकड़वाला समिति ने, लकड़वाला समिति ने कौन से सन में? 1993 में, 1993 में, ठीक है। तो किसने गरीबी के आकलन के लिए राज्य के उपयोग की सिफारिश की थी? लकड़वाला समिति ने। कोटा किस प्रकार की बाधा का उदाहरण है? कोटा किस प्रकार की बाधा का उदाहरण है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा है। तो कोटा जो है ना, ये आपका क्या है? गैर टैरिफ बाधा। क्या है? गैर टैरिफ बाधा है, गैर टैरिफ बाधा है, गैर टैरिफ बाधा है, ठीक है, याद रखिए। तो कोटा किस प्रकार की बाधा का उदाहरण है? आपका गैर टैरिफ बाधा है। अगला बताइए, कौन सा कर केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है? कौन सा कर केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है? ऑप्शन उसमें कई सारे थे, तो उसमें कौन सा कर हो जाएगा? उसमें राज्य उत्पाद शुल्क एक था, राज्य उत्पाद शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क जो है, ठीक है, राज्य उत्पाद शुल्क जो केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है। अगला आपसे पूछ रहा है कि किस प्रक्रिया के दौरान मुद्रा अपनी अंकित मूल्य खो देती है? किस प्रक्रिया के दौरान जो मुद्रा होती है वह अपना अंकित मूल्य खो देती है? किस प्रक्रिया के दौरान? आंसर बताने का प्रयास करिए। विमुद्रीकरण के दौरान, विमुद्रीकरण के दौरान, विमुद्रीकरण के दौरान। बताइए अभी तक कितनी बार विमुद्रीकरण हो चुका है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला बताइए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM का NFSM कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM यह कब शुरू किया गया था? आपका शुरू किया गया था 11वें पंचवर्षीय योजना में, 11वें पंचवर्षीय योजना में शुरू किया था, ठीक है, 11वें पंचवर्षीय योजना में शुरू किया था। आवास मुद्रास्फीति
और खाद्य मुद्रास्फीति किस प्रकार की मुद्रास्फीति के समूह है? आवास मुद्रास्फीति और खाद्य मुद्रास्फीति यह किस प्रकार की मुद्रास्फीति के समूह है? ये आपका ये है आवास और खाद्य, आपका आ जाएगा थोक में, है ना, थोक में आएगा, किसमें? थोक मुद्रास्फीति के समूह में आएगा। देश में नवाचार, उद्यमिता और एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने से संबंधित पहल कौन सा हो जाएगा? देश में नवाचार, उद्यमिता और एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने से संबंधित पहल कौन सा है? कौन सा पहल है भाई साहब? यह एक है स्टार्टअप डिजिटल इंडिया ना, स्टार्टअप इंडिया पहल, स्टार्टअप इंडिया पहल, स्टार्टअप इंडिया पहल, है ना, स्टार्टअप इंडिया पहल, याद रखिएगा, ठीक है। तो देश में नवाचार, उद्यमिता और एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने संबंधित को हल कौन हो जाएगा? स्टार्टअप इंडिया पहल हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपसे पूछ रहा है कि वर्ष 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के मुख्यमंत्री कौन थे? अरुण जेटली, ठीक है, याद रहेगा, याद रखिएगा। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और कब समाप्त हो जाता है? तो 1 अप्रैल से शुरू होगा, 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा ना, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। किस देश का व्यापार संतुलन क्या होता है? किसी देश का व्यापार संतुलन क्या होता है? किसी देश का व्यापार संतुलन क्या होता है बताइए? तो किसी देश का व्यापार जो संतुलन होता है वह आयात और निर्यात का अंतर होता है। आयात और निर्यात का क्या होता है? आयात और निर्यात का अंतर होता है व्यापार संतुलन। भारत सरकार के द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना यह कब शुरू की गया था? यह कब शुरू किया गया था? आपका चालू किया गया था, कब शुरू किया था? वर्ष 1999 में, है ना, वर्ष 1999 में शुरू किया गया था। अपने ड्रेन ऑफ वेल्थ तर्क में इसने कहा था कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है। अपने ड्रेन ऑफ वेल्थ तर्क में किसने कहा था कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है? किसने कहा था? किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने कहा था। दादा भाई नौरोजी ने कहा था, ठीक है, याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा था कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है, किस तर्क में? ड्रेन ऑफ वेल्थ में। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत में राज्य स्तर पर VAT वैट किस वर्ष लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैट कब लागू होता है बताइए, ठीक है, यह कब लागू होता है? कब लागू होता है, इसका आंसर बताइए। तो लागू होता है वर्ष 2005 में। कब लागू होता है? वर्ष 2005 में। अगला बताइए फटाफट, और स्पीड में चलो। वस्तुओं के आयात और निर्यात को किसके आधार पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए? वस्तुओं के आयात और निर्यात को किसके आधार पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए? आपका किया जाता है FOB के आधार पर, ठीक है, FOB के आधार पर। FOB का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए तो? GST कानून किस वर्ष लागू किया जाता है? ये बहुत इजी सा क्वेश्चन, इसको भी आप बता दीजिए। GST कानून कब लागू किया जाता है? GST कानून कब लागू किया जाता है? लागू किया जाता है 2017 में, है ना, 1 जुलाई 2017। अगला देखिए, वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? 2016 के नोटबंदी के दौरान रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे उर्जित पटेल। कौन थे? डॉक्टर उर्जित पटेल, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, कॉरपोरेट को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? कॉरपोरेट को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगी? आपका कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय का ना, नाम से स्पष्ट है, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आएगी। अगला देखिए, भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार सबसे पहले किस समिति के द्वारा प्रस्तावित किया था? तो जो GST का विचार है ये आपका रंगराजन समिति के द्वारा, है ना, रंगराजन समिति के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? फटाफट बताइए, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो जो नीली क्रांति है ये आपका किससे संबंधित है? आपका मत्स्य पालन संबंधित है ना, मत्स्य पालन से संबंधित है, मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति, ठीक है। तो नीली क्रांति अगर आपसे पूछ ले किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित है। अगला देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों भूमिका हो तो उसमें क्या हो? दोनों भूमिका में हो तो उसे क्या कहलाती है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों भूमिका हो तो उसमें वह कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाएगी? अपनी भारत की जो व्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। किस बैंक ने रुपए नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? किस बैंक ने रुपए नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? इंडसइंड बैंक ने, है ना, इंडसइंड बैंक ने,
याद रखिएगा, आपने सुना भी होगा इंडसइंड बैंक ने, ठीक है, इंडसइंड बैंक ने, ठीक है। बहुत लोग इसका नाम भी नहीं पढ़ पाते अच्छे से। किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के भी नाम से जाना जाता है? यूपी पेट 2023 में पूछा है, बताइए गाडगिल योजना के नाम से किसको, मतलब किस पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है? तीसरी पंचवर्षीय योजना को, तीसरी पंचवर्षीय योजना को। आपको पंचवर्षीय योजना सारे पता है, बताइए 12 पंचवर्षीय योजना के तक उसका मतलब उद्देश्य क्या था, ठीक है, मॉडल कौन सा था, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। किस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड को मंजूरी दी गई थी? किस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी? किस अधिनियम के द्वारा? आपका दिया जाता है अधिनियम 61 के द्वारा, अधिनियम 61 के द्वारा, है ना, याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार किस समिति के द्वारा प्रस्तावित किया गया था? राष्ट्रीय व्यापी जीएसटी का जो विचार था वह किस समिति के द्वारा प्रस्तावित किया गया था? किस समिति के द्वारा प्रस्तावित किया गया था? प्रस्तावित किया था केलकर समिति के द्वारा, है ना, केलकर समिति के द्वारा, केलकर टास्क फोर्स, केलकर टास्क फोर्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण, विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण बैंकों के राष्ट्रीयकरण के किस चरण के दौरान किया गया था? विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण बैंकों के राष्ट्रीयकरण के किस चरण के दौरान किया गया था? किस चरण के दौरान किया गया था, बताइए? दूसरे चरण के दौरान, है ना, दूसरे चरण के दौरान। दूसरे चरण के दौरान क्या, पहले चरण का बता देंगे आप? पहले चरण का बता देंगे आप क्या हुआ था? कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप ATFSG में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है? कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है? कौन सा निगम बन गया है? कौन सा निगम बन गया है? PFC लिमिटेड, PFC लिमिटेड, PFC लिमिटेड, है ना, याद रखिएगा, PFC लिमिटेड बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में व्यापार को अगले दशक में $100 बिलियन तक बढ़ाने हेतु किसकी स्थापना की गई है? इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में व्यापार को अगले दशक में $100 बिलियन बनाने हेतु किसकी स्थापना की गई है? बताइए किसकी स्थापना की गई है? भारत अमेरिका टास्क फोर्स की। किसकी स्थापना की गई है? भारत अमेरिका टास्क फोर्स की, भारत अमेरिका टास्क फोर्स की। अगला देखिए, कह रहा है कि गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य कौन मंजूरी देता है? गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य FRP की मंजूरी कौन देता है? तो गन्ने का कौन देगा? गन्ने के देता है CCEA। आप बताइए इसका फुल फॉर्म बताइए, CCEA, इसका फुल फॉर्म बता दीजिए क्या हो जाएगा? बताइए CCEA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? हो जाएगा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि वाणिज्यिक बैंक, नाबार्ड और PACS और ऋण संघ में कौन सी डिपॉजिटरी संस्थान नहीं है? अच्छा, डिपॉजिटरी संस्थान नहीं है, तो कौन सी नहीं है? नाबार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो नाबार्ड है ना, ये आपका डिपॉजिटरी संस्थान नहीं है। अच्छा, अगर आपसे नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, अगर आपसे नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला बताइए, अगला आपसे पूछ रहा है कि वर्ष 1969 में किसके द्वारा राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान NIBM की स्थापना की गई? किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? आपका की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, है ना, RBI के द्वारा की जाती है, RBI के द्वारा की जाती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2007 से 2012 के बीच थी, ठीक है, 2007 से 2012 के बीच में थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वियरेबल ATM कार्ड और ऑफलाइन UPI किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया था? अच्छा, ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ लिया था, गलती से इसमें आ गया, एसमनी के द्वारा। प्रदूषण एवं पर्यावरण के हानि के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय के मापन को क्या कहते हैं? प्रदूषण एवं पर्यावरण के हानि को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय के मापन को क्या कहेंगे? तो देश के, अच्छा, हरित हानि का आकलन, है ना, तो इसको बोलेंगे हरित लेखांकन। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हरित लेखांकन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हरित लेखांकन बोलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। नई आर्थिक नीति की सामान्यतः विकास के किस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के किस मॉडल के रूप में जाना जाता है? किस मॉडल के रूप में जाता है? इसका आंसर देने का प्रयास करिए, बताइए किसका आंसर क्या हो जाएगा? विकास का LPG मॉडल। विकास का क्या हो जाएगा इसमें? LPG मॉडल। आप कहेंगे LPG का फॉर्म क्या हो जाएगा? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अगला देखिए, सरकारी कंपनी में कम से कम कितने प्रतिशत प्रदत्त पूंजी
सरकार के अधिकार में होती है। सरकारी कंपनी में कम से कम कितने प्रतिशत प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है, कितने परसेंट होती है, कम से कम आपका होती है 51%। कितना होती है? 51% होती है। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली प्रमुख केंद्रीय या शीर्ष संस्था कौन सी है? आपका वही हो जाएगा, जिसकी यहाँ पे कृषि की बात कर रहा है, ठीक है, तो वही हो जाएगा जस्ट अभी जो हम आपको बताएं, नाबार्ड। क्या हो जाएगा? नाबार्ड हो जाएगा, नाबार्ड हो जाएगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यह इस आप पूछ रहे हैं इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को। कब होती है? 12 जुलाई 1982 को होती है ना। ये भी आपको एक पॉइंट याद में रखना है। चलिए अगली बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? विदेशी मुद्रा में भंडार के संकट को, विदेशी मुद्रा में भंडार के संकट को, भंडार के संकट को, ठीक है। तो कंटेंट पे फोकस करिए, राइटिंग थोड़ा सा मैं कैसे लिख रहा हूँ मैं ही बता सकता हूँ, ठीक है। हॉलमार्क लोगों का, हॉलमार्क जो हॉलमार्क है ये लोगों का उपयोग किसके लिए होता है? किसके लिए होता है हॉलमार्क? भाई साहब आप गहने जेवरात बनाएंगे ना, गहने बनवाएंगे तो उसमें हॉलमार्क लगता है, ठीक है। चलिए तो यह गहने वगैरह के लिए यूज होता है। किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? इस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की। चलिए बताइए तो किसने? बैंकों के लिए एक आया था अधिनियम 1969 में, बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1969 में आया था, ठीक है। तो बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1969 ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की। वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम क्या था? वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम क्या था? प्राथमिक परिणाम क्या था? इसका आंसर बता दीजिए। इसका हो जाएगा वैश्वीकरण ही हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से शुरू की गई थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से शुरू की गई थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना था जो स्थिरता के साथ विकास की शुरू की गई थी? आपका यह हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना? चौथी पंचवर्षीय योजना। व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय में किस क्षेत्र में शामिल है? व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय किस क्षेत्र में शामिल है? तो आपका जो है व्यक्तियों आपका निजी क्षेत्र में आएगा। किस में आएगा? निजी क्षेत्र में आ जाएगा। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? बताइए किसके होगी? तो इसमें जो है नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति पर, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति पर होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फटाफट। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय आय की आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? यह हो जाएगी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, है ना। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नीति आयोग भी होगा क्या? बताइए क्या नीति आयोग भी होगा? भारत की राष्ट्रीय आय की आकलन करने वाली संस्था कौन सी हो जाएगी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है अच्छे तरीके से। अगला देखिए, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम आपका तृतीयक क्षेत्र होगा। चाहे तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहिए, चाहे सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहिए, एक ही हो गया। चाहे इस प्रकार इस तरफ से कान पकड़िए, चाहे उस तरफ से, ठीक है। तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। तो देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन थे आर्थिक सुधार के दौरान? तो उस समय थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और वित्त मंत्री कौन थे बता दीजिए? वित्त मंत्री कौन थे? आपको पता ही होगा, नाम याद आ ही गया होगा, ठीक है। कौन थे? चलिए आगे बताइए। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आपका तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को क्या कहते हैं? देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को क्या कहते हैं? इसको बोलेंगे बैंक दर, है ना। बैंक दर को ले लें तो बैंक की दर तो बोलेंगे, बैंक दर ही बोलेंगे, है ना। चलिए अगला देखिए, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दें तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दें तो साख सर्जन पर
क्या असर होगा, साक्षर में क्या असर होगा, बढ़ जाएगी, बढ़ेगा, है ना, बढ़ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। किसी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार और आर्थिक गतिविधियों का उद्देश्य लाभ अर्जित करता है। किस अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार आर्थिक गतिविधियों का उद्देश्य लाभ अर्जित करना है। किस अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार और आर्थिक गतिविधियों का उद्देश्य लाभ अर्जित करना है, लाभ अर्जित करना है, इसमें आएगा पूंजीवादी। क्या आ जाएगा, पूंजीवादी आएगा, है ना, पूंजीवादी आएगा, पूंजीवादी आएगा। अगला देखिए, अगला आपसे पूछ रहा है कि कच्चा तेल निर्माण उर्वरक और प्राकृतिक गैस में से कौन 8 कोर के उद्योगों के अंतर्गत नहीं आता है। ये भी देखिए आपका जो है 2021 में पूछा है यूपीएसआई में। कच्चा तेल, बैटरी डाउन हो गई। कच्चा तेल निर्माण उर्वरक और प्राकृतिक गैस में कौन 8 कोर उद्योगों के अंतर्गत नहीं आता है, कौन सा नहीं आता है, इसमें आएगा निर्माण क्षेत्र आएगा। कौन सा, निर्माण क्षेत्र नहीं आएगा, ठीक है, ये आपका 8 कोर उद्योगों के अंतर्गत नहीं आएगा, निर्माण क्षेत्र, ठीक है। चलिए, जब तक बैटरी रहेगी तब तक कराएंगे, इसके बाद फिर अगले पार्ट में करा देंगे। अगला देखिए, अगला आपसे पूछ रहा है कि इन्वेस्ट इंडिया किस मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने का एक प्रमुख एजेंसी है। इन्वेस्ट इंडिया किस मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी है, बताइए कौन सी हो जाएगी। ये आपका हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है। अगला देखिए, फेसबुक द्वारा किस वर्ष में ओकुलस का अधिग्रहण किया गया। फेसबुक द्वारा किस वर्ष में ओकुलस का अधिग्रहण किया गया, ये भी देखिए यूपीएससी में पूछा गया है। किस वर्ष ओकुलस का अधिग्रहण किया गया था, वर्ष 2014 में, वर्ष 2014 में किया गया था। भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है, भाई साहब 2 बार हुई है, ठीक है, 2 बार हो चुकी है। एक बार आपके समय काल में और एक बार आपके दादा के समय काल में। एक बार हुआ था 1978 में और एक बार हुआ था आपके समय में 2016 में। चलिए, वेरी गुड। अगला देखिए, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है। क्या आप भी लाइन में लगे थे, क्या बताइए। हम तो आज तक कभी लाइन में ही नहीं लगे पैसे रुपए के लिए, ठीक है। इसके लिए मतलब कि इस मतलब ऐसी चीज़ें थी कि मतलब पूरी फैमिली में, पूरे रिलेटिव में किसी को लाइन में लगना हुआ। मैं तो देख रहा हूँ बहुत कतारें लंबी लंबी है यहाँ से वहाँ तक, ठीक है। हो सकता है आप यहाँ आपने खुद लाइन में लगा हो इस चीज़ के लिए। भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना, किस देश से चुना, कनाडा से चुना, है ना। कहाँ से चुना, कनाडा। चलिए आगे चलते हैं। आ जाता है सामान्य विज्ञान के प्रश्न। अच्छा, कुछ सामान्य विज्ञान के प्रश्न है। अब बैटरी भी डिस्काउंट मतलब क्या है, बैटरी भी डिस्चार्ज है, तो फटाफट कर लेते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, बताइए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, NaHCO3, NaHCO3 ऐसे लिखा जाता है, एकदम गलत, ऐसे नहीं लिखा जाता है, NaHCO3 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब आई समझ में बात। अगला देखिए, फरवरी 2024, अच्छा ये तो उसमें उसका क्वेश्चन पूछ लिया है करंट अफेयर का, तो इसमें इनसाइड करके एक गया था सैटेलाइट। अगला देखिए, बायोगैस के प्रमुख घटक क्या है, बायोगैस के प्रमुख घटक। तो बायोगैस के प्रमुख घटक कौन सा हो जाएगा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्या हो जाएगा, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोटीन के अमाशय के लिए, प्रोटीन के पाचन के लिए अमाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है, तो प्रोटीन के पाचन के लिए अमाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है, कौन सा एंजाइम निकलता है, तो पाचन के लिए निकलता है पेप्सिन एंजाइम। कौन सा निकलता है, पेप्सिन, है ना, पेप्सिन एंजाइम निकलता है प्रोटीन के पाचन के लिए, अमाशय से पेप्सिन एंजाइम निकलता है। अगला बताइए, चांदी की वस्तुओं का काला पड़ना एक सामान्य रासायनिक घटना है, जिसे क्या कहेंगे, जिसको बोलते हैं क्षरण। क्या बोलेंगे, क्षरण, ठीक है, जिसको क्षरण बोलेंगे। चलिए अगला देखते हैं, समान परमाणु क्रमांक किंतु अलग अलग परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणुओं को क्या बोलेंगे, मतलब क्या समान है, समान है स्थान, यानी क्रमांक समान है तो उसको स्थान समान है। अगर स्थान समान है ना तो समस्थानिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे, ठीक है। उसको बोलेंगे आइसोटोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोटोप, ठीक है। स्थान समान है, क्रमांक समान है। अगर यही भार समान होता है, द्रव्यमान समान होता है तो उसको बोलते हैं समभारिक। अगला देखिए, बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है। बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा है। किसका किया जाता है, कोयला का। किसका किया जाता है, कोयला, ठीक है, कोयला का प्रयोग किया जाता है। अगला बताइए, वह टूल किट जो हैकर को अपना स्वयं का मैलवेयर बनाने में सक्षम बनाती है। वह टूल किट जो हैकर्स को अपना स्वयं का
ट्रोजन मैलवेयर बनाने में सक्षम बनाती है। वर्ल्ड टूल किट कौन हो जाएगा? वर्ल्ड टूल किट होता है एक होता है जीउस करके, ठीक है, क्या होता है? एक जीउस करके होता है, आप समझ लीजिए हिंदी में नाम करके ऐसे। मेलानोर्निया यानी कि त्वचा कैंसर का कारण क्या होता है? अच्छा, यही अगर इंग्लिश में देता तो फटाक से। मेलार्निया त्वचा कैंसर का कारण क्या है? ये भी देखिए 2024 में पूछा है। क्या कारण है भाई साहब? यह भी आपका आ जाएगा ओजोन। त्वचा कारण है तो ओजोन चरण, ओजोन ओजोन क्षरण, ओजोन क्षरण नहीं, ओजोन अवक्षय, इसको अवक्षय ज़्यादा शब्द अच्छा रहेगा बोलने में, ओजोन अवक्षय हो जाएगा। अगला देखिए, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ बता दीजिए। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर पदार्थ दांत है, दांत का इनेमल है, जिसको बोलते हैं दंत वल्क, इनेमल, इनेमल है ना, क्या बोलेंगे? इनेमल, इनेमल बोलेंगे, याद रखिएगा। अगला देखिए, किसी प्रकार के टेक्स्ट संदेश या एसएमएस के माध्यम से फिशिंग करना क्या कहलाता है? फिशिंग करना क्या कहलाता है? किसी प्रकार के टेक्स्ट संदेश या एसएमएस के माध्यम से फिशिंग करना क्या कहलाता है? फिशिंग करना कहलाता है स्मिशिंग। क्या कहलाता है? स्मिशिंग। ये शब्द आपको आपने पढ़ा भी होगा, हो सकता है, और नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पे देख लीजिए, आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया है। अगला देखिए, रेयान, पॉलिएस्टर और नायलॉन किस प्रकार के फाइबर हैं? रेयान, पॉलिएस्टर और नायलॉन किस प्रकार के फाइबर हैं? यह आपका किस प्रकार के फाइबर हैं? आपका ये है सिंथेटिक फाइबर। कौन से फाइबर हैं? सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, याद रखिएगा, ये सिंथेटिक फाइबर है। उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेशों और ईमेल का सामना करना पड़ता है। उपयोगकर्ता को ढेर सारी ऑनलाइन संदेशों और ईमेल का सामना करना पड़ता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें ये पूछ रहा है कि किस में सामना करना पड़ता है? उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेशों और ईमेल का सामना करना पड़ता है। कहाँ पे सामना करना पड़ता है? फिशिंग में, फिशिंग में, ठीक है, फिशिंग में। चलिए अगला बताइए, भारत में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट SITE की अवधारणा किसके सहयोग से तैयार की गई थी? देखिए यूपी कांस्टेबल 2024 पूछा है, भारत में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट SITE की अवधारणा किसके सहयोग से तैयार की गई थी? किसके सहयोग से तैयार की गई है? आपका तैयार की गई थी यूनेस्को के सहयोग से, है ना, यूनेस्को के सहयोग से तैयार की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आराम से बता सकते हैं। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। तारों के प्रकाश का वायुमंडल अपवर्तन किसका कारण है? बहुत इजी क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन किसका कारण है? किसका कारण है बताइए? तारों के चमकने का, है ना, तारों के चमकने का, तारों के चमकने का। बृहस्पति, शनि, बुध और अरुण ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय नहीं है? किसके चारों ओर वलय नहीं? तो बुध ग्रह के, ना, जो बुध ग्रह है इसके चारों ओर वलय नहीं है। बाकी जो है बृहस्पति, शनि और अरुण ग्रहों के चारों ओर वलय है। व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना किस नाम से जाना जाता है? व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर बता दीजिए। किस नाम से जाना जाता है? आपका जाना जाता है हॉर्टिकल्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बागवानी, हॉर्टिकल्चर, 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 हॉर्टिकल्चर बोलेंगे, ठीक है। तो व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना हॉर्टिकल्चर बोलेंगे। पालक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। पालक में, स्पेनिश में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? पालक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो पालक में हो जाएगा आपका ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल आ जाएगा, ठीक है। दही में कौन सा आ जाएगा? दही में आराम से बता देंगे, लैक्टिक अम्ल। क्या हो जाएगा? दही में लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक, लैक्टिक। दही में कौन सा अम्ल होता है? दही में होता है आपका लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल होता है। अगला देखिए, प्लूटो, मिकमैक, होमिया और सीरस में कौन सा अंतरिक्ष सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौनाग्रह है? प्लूटो, मिकमैक, होमिया और सीरस में कौन सा अंतरिक्ष सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौनाग्रह है? प्लूटो, मिकमैक, होमिया और सीरस में, प्लूटो, मैकमैक, होमिया और सीरस में कौन सा अंतरिक्ष सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौनाग्रह है? कौन सा है भाई साहब? कौन सा इसमें आ जाएगा? प्लूटो, मैकमैक, होमिया और सीरस, इसमें आएगा। इसमें कौन सा आएगा? कौन सा एकमात्र बौनाग्रह है, आपको बताना है। तो इसमें आ जाएगा, अच्छा ये तो एकदम बहुत ज़्यादा ही डिटेल में चलेगा, ठीक है। इसमें प्लूटो ही तो होगा, प्लूटो ही तो बौनाग्रह बोला गया है ना, प्लूटो, ठीक है। चलिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है?
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? किस प्रकार का कोलाइड है भाई? ये आपका जो है सोल, आपने पढ़ाई होगा, सोल प्रकार का कोलाइड है। ठीक है, अगला देखिए, कौन सा कार्बन यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा कर देता है? कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा कर देता है? तो प्रोटोप्लाज्म को कौन जमा करेगा? मेथेनॉल करेगा। कौन करता है? मेथेनॉल, मेथेनॉल करता है, मेथेनॉल करता है ना, याद रहेगा। चलिए अगला देखिए, बिच्छुआ, बिच्छुआ यानी कि नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? नेटल की पत्तियों में चुभने वाले बालों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? इसमें मैथोनोइक अम्ल होता है ना। कौन सा अम्ल होता है? मैथोनोइक अम्ल, मैथोनोइक अम्ल, मैथोनोइक अम्ल मौजूद होता है। लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? आपका करेगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। लैक्टोमीटर करता है आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पे, आर्किमिडीज, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर किस धातु का लेप लगाया जाता है? भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर किस धातु का लेप लगाया जाता है? किस धातु का लेप लगाया जाता है? टिन का। किसका लेप लगाया जाता है? टिन का, है ना, टिन का लेप लगाया जाता है। आग के पास किस रसायन का, आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है? आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है? बताइए। सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, मीथेन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और N2O, मीथेन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O में से किसको ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? ग्रीन हाउस गैस के रूप में किसको नहीं जाना जाएगा? मीथेन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और N2O। बताइए किसको नहीं जाना जाएगा? ऑर्गन को। ठीक है, ऑर्गन को। बाकी मीथेन गैस है, आर्गन मीथेन गैस नहीं है। वॉशिंग सोडा का प्रचलित नाम क्या हो जाएगा? वॉशिंग सोडा का प्रचलित नाम क्या हो जाएगा? इजी क्वेश्चन लिए गए हैं, है ना, ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो वॉशिंग सोडा का प्रचलित नाम आपका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? बताइए, सोच के बताइए। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? कहाँ से प्राप्त करेंगे? बताइए। मिट्टी से तो प्राप्त करेंगे, मिट्टी से, है ना। कहाँ से प्राप्त करेंगे? मिट्टी से। एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर। कितने वाट के बराबर? 746 वाट के बराबर। पायरिया रोग, पायरिया रोग किससे संबंधित है? तो पायरिया रोग किससे संबंधित है? बताइए। पायरिया रोग किससे संबंधित है? पायरिया रोग आपका मसूड़ों से, है ना, दांत में जो क्या आता है? ब्लड आता है, तो मसूड़ों से संबंधित है, मसूड़ों से संबंधित है। फ्लोएम ऊतक किनमें पाया जाता है? फ्लोएम ऊतक किनमें पाया जाता है? तो फ्लोएम ऊतक आपका पाया जाता है किसमें? पौधों में, है ना। फ्लोएम ऊतक पौधों में पाया जाता है, पौधों में। फ्लोएम ऊतक पौधों में पाया जाता है। सर्किट परिपथ में बिजली का प्रवाह कब होता है? सर्किट परिपथ में बिजली का प्रवाह कब होता है? जब स्विच बंद हो जाएगा, जब स्विच बंद हो जाएगा कि चालू होगा? बताइए। जब स्विच बंद हो जाएगा या फिर चालू होगा, आपको बताना है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? तो प्रतिरोध का एसआई इकाई होता है ओम, होता है, ओम होता है ना, ओम होता है। नींबू का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जो नींबू का खट्टा स्वाद है ये आपका साइट्रिक अम्ल के कारण, साइट्रिक अम्ल के कारण, साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। अगला देखिए, कर्कटजनक रसायन से कौन सा रोग होता है? कर्कटजनक रसायन से कौन सा रोग होता है? तो इसमें आ जाएगा कैंसर रोग। ठीक है, अगला देखिए, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाई जाएगी? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। ठीक है, इसको बोलते हैं अधिचर्म। क्या बोलते हैं? अधिचर्म भी बोलते हैं। अगला देखिए, ये कौन सा गया? अच्छा चलिए, हम सोचे कंप्यूटर का प्रश्न आ गया क्या। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? डगलस ने किया। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? आंसर आपको बताना है, डगलस ने। किसने किया? डगलस, डगलस एंजेल बर्ट ने, डगलस एंजेल बर्ट ने किया, है ना। याद रखिएगा, हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जिसे इसके लाल भूरे रंग से अधिलक्षित किया जाता है? देखिए, ये भी आपका यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। हमारे शरीर में सबसे इसे लाल भूरे रंग से अधिलक्षित किया जाता है। कौन सा हो जाएगा? यकृत होगा। कौन सा होगा? यकृत होगा, यकृत। किस रोग के कारण स्मृति लोप हो जाता है? किस रोग के कारण? अल्जाइमर्स के कारण,
जाइमर रोग के कारण, अल्जाइमर्स रोग के कारण, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्मृति लोप हो जाता है। अगला देखिए, स्मृति लोप मतलब भूल जाएंगे बातें ही। अगला देखिए, कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट को एक साथ क्या कहा जाता है, कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट को एक साथ क्या कहा जाता है, अपरूप कहा जाता है ना, एलोट्रॉप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपरूप। तो अमीबाइसिस, स्कर्वी, रिकेटस में और निक्टोलोपिया में कौन सा रोग पेचिश संबंधित है, कौन सा रोग पेचिश संबंधित है, अमीबाइसिस। कौन सा हो जाएगा, अमीबाइसिस, अमीबाइसिस हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। अगला देखिए, कौन सा जीव आर्द्र ज्वर टाइफाइड का कारण बनता है, कौन सा जीव आर्द्र ज्वर रोग टाइफाइड का कारण बनता है, कौन सा बनेगा, जीवाणु बनता है ना, जीवाणु ही बनता है, जीवाणु। जीवाणु से होने वाले रोग और विषाणु से जुड़ने होने वाले रोग, प्रोटोजुआ से होने वाले रोग, ये सारे आपको याद होने चाहिए। आवेग का मात्रक क्या है बताइए, बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है, आवेग का मात्रक क्या है। तो आवेग का मात्रक क्या है बताइए, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड है। क्या है, न्यूटन सेकंड है, न्यूटन सेकंड है, न्यूटन सेकंड है, ठीक है। अगला देखिए, पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगला देखिए, एम्पियर की इकाई क्या होती है, एम्पियर की इकाई क्या होती है, तो एम्पियर की इकाई विद्युत प्रवाह, एम्पियर की एसआई इकाई क्या है, एम्पियर की एसआई इकाई आपका विद्युत प्रवाह, विद्युत प्रवाह। चलिए, विटामिन बी 6 का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, विटामिन बी 6 का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, तो विटामिन बी 6 का दूसरा नाम होता है पायरिडॉक्सिन। क्या होता है, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन क्या होता है, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन होता है, ठीक, ये आपको याद रख लेना है। किसी जीव की यौगिक कंपाउंड आंखें होती है, किस जीव की यौगिक कंपाउंड आंखें होती है, किस जीव की होती है, किस जीव की होती है, ड्रैगन मक्खी की होती है ना, ड्रैगन, ड्रैगन मक्खी की होती है, ड्रैगन मक्खी की होती है। कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है, कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए, हरे रंग के लिए, हरे रंग के लिए जिम्मेदार है, तो कौन सा रसायन है, कौन सा रसायन है, बेरियम क्लोराइड। आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चन इसमें आपको याद होगा, ठीक है, एक बार आपका रिवीजन हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो आपको ऐसे वन लाइनर में भी और जितने भी पीवाई के उसको करा दूँ, या फिर क्वेश्चन के फॉर्म में 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन के साथ, ठीक है। तो एक बार जरूर मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।